हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर अगर हम बात करेंगे, आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करें, चाहे एसएससी की बात कर रहे हो आप, या फिर आप बात कर रहे हो आरआरबी जेई की प्रिपरेशन की, या यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे, या आरएसएमएसएसबी जेई की बात करेंगे, या हम बात कर लेंगे व्यापम सब इंजीनियर की, या हम बात करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन की, एई जेई सिविल के किसी भी एग्जामिनेशन की, तो उन सभी के लिए आपका ये सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आने वाला है। सो फटाफट से जल्दी से सबसे पहले इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग नए हैं वो सभी के सभी यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकें और जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सकें। सेकेंडली अगर मैं बात करूंगा, डेली हमारी क्लासेस मॉर्निंग 10 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे में हमारी क्लासेस सुबह 11 बजे हो रही होती है। सो बिल्कुल मिस नहीं करने का है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल है वैभव सर सुपर कोचिंग, ठीक है। वैभव सर सुपर कोचिंग अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। विदाउट एनी डिले अगर हम बात करते हैं, सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपके लिए क्विज होता है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा क्विज के साथ साथ क्या होता है, आपके लिए डेली क्विज के साथ साथ यहाँ पर मिल रहा होता है क्या, एक मेरा गाइडेंस, जिसके हम डिस्कशन ग्रुप में आपका डाउट डिस्कशन मिलता है। और हर सैटरडे को हम होते हैं रूबरू, मतलब हम होते हैं टेलीग्राम पर लाइव, और आपके बात करते हैं, आपके जो भी परेशानी होती है उनको सॉल्व करने की, ठीक है। एक डिस्कशन के थ्रू हम बात करते हैं। चलेगा, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। सबसे पहले सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग अ बोथ द एंड हिंज्ड इज। अगर दोनों एंड हिंज रखे हैं तो कितना रखा जाएगा, दोनों एंड हिंज रखे हैं तो कितना रखा जाएगा। अगर दोनों एंड हिंज रख दिए हैं तो सोचिएगा, तो हमारा इफेक्ट कितना निकल के आया, एल निकल करके आता है, ठीक है। और अगर हमने बात किया एक एंड फिक्स्ड, और हम बात करते हैं एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फ्री है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2l आता है। l/2 कब आता है, अगर हम बात करें दोनों एंड हमारे कैसे हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, तो हमारा l/2 आएगा। और एक एंड हमारा फिक्स्ड और दूसरा एंड हिंज निकल करके आएगा, सो वो हमारा क्या निकल करके आता है, वो हमारा l/√2 निकल करके आ रहा होता है। कितना होता है, l/√2 निकल करके आ रहा होता है। सो अगर फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, सो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आ रहा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर अ 50 टन ट्रेन ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन अ 4 डिग्री कर्व। अगर एक 4 डिग्री कर्व की बात करते हैं, 50 टन ट्रेन की बात करते हैं, ब्रॉड गेज पर कितना होगा। सुनो यहाँ पर यार, अगर ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज में कितना होता है कर्व रेजिस्टेंस, 0.004। अगर हम बात करते हैं, जनरली 0.4% होता है, तो हम बात करें 0.004 इंटू कितना, W इंटू डी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री निकल करके आता है, तो कितना 0.0004 हम बात करेंगे, कितना W हम बात करेंगे, W कितना होगा 50 टन इंटू 4 डिग्री निकले, तो ये हो गया 100 के बाद बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी जो ये हो गया 200 हम बात करें 8, सो हम बात करें 0.08 हमारी वैल्यू निकल करके आएगा, सॉरी 0.08 हम बात करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगा 0.8 टन हमारी जो हो जाएगी वो यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगी। सो 0.8 टन हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प निकल करके आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सही विकल्प निकल करके आ रहा है, ठीक है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात की, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सही विकल्प हो गया ये, अगर यही मीटर गेज होता तो कितना होता है, 0.0003 W इंटू डी डिग्री होता, और अगर नैरो गेज होता तो कितना, 0.0002 W इंटू डी डिग्री निकल करके आ रहा होता। तो सेकंड नंबर की बात करेंगे, हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड नंबर का आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। अगर एरिया एनक्लोज्ड किया गया है किसके द्वारा, बाय द कंटूर्स इन अ लेक आर एज फॉलोज, तो बताओ ट्रापेजॉइडल फॉर्मूले के द्वारा 270 से लेकर के 290 के बीच, 270 से लेकर के 290 के बीच जो हमारा एरिया निकल करके आएगा वो क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम निकल करके आएगा वो क्या होने वाला है। वॉल्यूम की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जो वॉल्यूम निकल करके आएगा वो क्या होने वाला है। फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा। अगर देखा जाए, सो ये जो एरिया कहा जाएगा इसको क्या बोल देंगे हम, A1 बोल देंगे, इस एरिया को A2 बोल देते हैं, इसको A3 बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं A4 बोलते हैं, इसको A5 बोल देते हैं। अगर इनके बीच में डिफरेंस देखें तो 270 से 275 कितना, 5 का, 75 से 80 5 का, 80 से 85 5 का, और 85 से 90 5 का।
मतलब जो डी की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 5 मीटर निकल करके आ रही है। अब जब मैं ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला लगाता हूं, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, डी बाई टू, हम देखेंगे A1 प्लस A5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, A2 प्लस A3 प्लस A4 निकल करके आएगा। और इस वैल्यू में वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 निकल करके आएगा। A1 प्लस A5 की बात करेंगे, 50 प्लस 750 निकल करके आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अगर हम बात करेंगे कितना, 200 प्लस 400 प्लस 600 निकल करके आएगा। और इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू जो आएगी वो 8000 मीटर क्यूब निकल करके आ रही है। कितनी आ रही है, 8000 मीटर क्यूब निकल करके आ रही है। सो 8000 मीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं सिम्पसन रूल लगा देता तो सिम्पसन रूल के लिए क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है। लेकिन अगर हमने सिम्पसन रूल लगाया, सो सिम्पसन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लगता, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता, D/3, हम बात करते हैं A1 प्लस A5 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाता, A2 प्लस A4 आता और 2 टाइम्स कितना आता, A3 निकल करके आता। और सिम्पसन के द्वारा जो हम वैल्यू निकालते हैं वो ट्रापेजॉइडल से क्या होता है, कम निकल करके आता है। और इस कंडीशन में जो हमारा जो करेक्शन लगता है वो क्या लगता है, हम बात करते हैं प्रिज्मोइडल करेक्शन लगता है, जिसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव निकल करके आ रही होती है। ठीक है, तो थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर का आंसर बताइए फटाफट से, द क्रॉसिंग एंगल एट लेवल क्रॉसिंग ऑफ रोड रेल क्रॉसिंग शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम निकल करके नहीं आना चाहिए। सो जो क्रॉसिंग एंगल होता है वो कभी भी हमारा किससे, 45 डिग्री से कम निकल करके नहीं आना चाहिए, किससे, 45 डिग्री से कम निकल करके नहीं आना चाहिए। सो फोर्थ की बात करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का आंसर बताइए, पुअर फिक्स ऑफ टेबल। अगर हम बात करते हैं ये हमारा किसका है, हमारा जो क्वेश्चन है वो प्लेन टेबलिंग का है। ठीक है, अगेन अगर प्लेन टेबलिंग की मैं बात करूंगा, सुनना, प्लेन टेबलिंग की बात करूंगा तो प्लेन टेबलिंग का क्वेश्चन है। अब देखो, जब लेहमन्स रूल पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, एक हमारा हमारा ग्रेट सर्किल होता है जहां पर तीनों स्टेशन को मिला करके बनते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा ट्राइंगल ऑफ एरर निकल करके आता है। सो हमारा पुअर फिक्स किस कंडीशंस में होगा, पुअर फिक्स की बात करें तो पुअर फिक्स किस कंडीशन में होगा, तो पुअर फिक्स अगर हम बात करते हैं, जो हमारा स्टेशन होता है वो या तो फिर ग्रेट सर्किल, ये जो ग्रेट सर्किल बन रहा है स्टेशन से जाता हुआ, इस ग्रेट सर्किल या इसके आसपास निकल करके आता है तो हमारा पुअर फिक्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो एंगल सबटेंडेड इज लार्ज नहीं होगा, द स्टेशन इज विद इन द ग्रेट सर्किल नहीं, अगर स्टेशन विद इन द ग्रेट सर्किल हो गया तो ठीक है, इसके बाहर गया या इस पर आ गया तो हमारा पूरा फिक्स, द स्टेशन इज नियर द ग्रेट सर्किल, तो नियर द ग्रेट सर्किल हम बात करते हैं तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो हम एंगल सबटेंडेड इज स्मॉल, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 6 नंबर का आंसर दो फटाफट से, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए सही विकल्प के बारे में बताइए। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या बोल रहा है, अगर देखा जाए सो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इफेक्टिव रेनफॉल होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन इट्स ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसके स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर यू विल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। दूसरा, इफेक्टिव रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल एरिया ऑफ द टेरेस बेसिन, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया है। सो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए, और दोनों ट्रू हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही विकल्प। तो 6 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। 7th नंबर का आंसर देना फटाफट से, 7th नंबर का आंसर दो फटाफट से, क्या होगा, स्पीड ऑफ सबमरीन्स कैन बी मेजर्ड बाय, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। अगर हम स्पीड ऑफ सबमरीन्स की बात करते हैं तो किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, सो देखो, पेटॉट ट्यूब जो होता है वो स्टैटिक प्रेशर के फॉर्म में वेलोसिटी निकालता है, किसके प्रेशर के फॉर्म में हम बात करते हैं मेजर करता है, उससे हम बात करें वेलोसिटी निकालता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हिंदी और इंग्लिश अलग अलग हो गया है तो इसके बारे में मत जाना। ठीक है, हिंदी और पिछले क्वेश्चन का आ गया है, इंग्लिश अलग हो गया है, तो इंग्लिश वाले को ही हम सही मानते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, इंग्लिश वाले को सही माना जाता है। ठीक है, इतना जोर मत देना। देन हम बात करें हॉट वायर एनेमोमीटर, तो हम बात करते हैं ये किसके, हम बात करें वेलोसिटी के मेजर के लिए, हम बात करें हॉट वायर एनेमोमीटर होता है, विंड वेलोसिटी या गैसेस के फ्लूइड की वेलोसिटी के निकालने के लिए यूज करते हैं। प्राणी गेज, हम बात करें किसको, प्रेशर मेजर करने के लिए हम प्राणी गेज का यूज करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्या होगा,
इंक्लाइंड मैनोमीटर। अगर सबमरीन्स के लिए निकालेंगे, स्पीड ऑफ सबमरीन्स को चेक करना चाहेंगे तो किससे करते हैं? इंक्लाइंड मैनोमीटर से हम चेक कर रहे होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, एक और अगर हम बात करेंगे हाइड्रोग्राफ की, बात करते थे हाइड्रोग्राफ में दो अजम्पशंस माने जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। क्या होते हैं? टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। तो सेवेंथ की बात करेंगे, हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो एट्थ नंबर का आंसर दे दो फटाफट से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द लैमिनार पाइप फ्लो। अगर लैमिनार पाइप फ्लो की कंडीशन है, सो करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिएगा। लैमिनार पाइप फ्लो की कंडीशन है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिएगा। पहला, अगर लेमिनार कंडीशन है, सो फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा? क्या कांस्टेंट होगा? नहीं। फ्रिक्शन फैक्टर जो निकल करके आता है वो 64 अपॉन आर ई निकल करके आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर निकल करके आएगा। सो फ्रिक्शन फैक्टर इज कांस्टेंट? नहीं, फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट नहीं निकल करके आ रहा होता है। फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट नहीं निकल करके आ रहा होता है। ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द पाइप रफनेस? नहीं। अगर टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? पाइप रफनेस पर डिपेंड करता है। बट लैमिनार फ्लो के केस में पाइप रफनेस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर वेरीज इनवर्सली विद द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ फ्लो। अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ फ्लो के साथ वेरीज करता है इनवर्सली, बिल्कुल सही बात है, ये तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। चौथा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक निकल करके आया, ये भी क्या हो गया है? सही हो गया है। लेकिन अगर देखें तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पैराबोलिक हो जाता है, लेकिन अगर टर्बुलेंट की बात करते हैं तो क्या होता है? लॉगरिथमिक निकल करके आता है। क्या होता है? लॉगरिथमिक निकल करके आता है। इसलिए हमारा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? सही विकल्प होगा। 8th नंबर का आंसर। ठीक है, चलो 9th नंबर का आंसर दीजिएगा। अरे यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अरे फटाफट आंसर जरूर देते जाओ यार, चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आंसर करते जाओ क्योंकि चीजें क्लियर होती जाएंगी। चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की बात करेंगे, वो पॉइंट जहां पर बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाता है? जीरो निकल करके आता है, वो हमारा क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकल करके आ रहा होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, सो 9th नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 10th नंबर की बात करो फटाफट से। अंडर ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड क्ले द पॉइजन रेशियो कितना होगा? देखो क्या बोल रहा है, अनड्रेन्ड कंडीशन है। अनड्रेन्ड कंडीशन में तो यूयू टेस्ट की कंडीशन हो गई। अगर यूयू टेस्ट की कंडीशन हो गई है तो यूयू टेस्ट में टोटल वॉल्यूम चेंज क्या होगा? जीरो मानेंगे। या हम बात करेंगे लेटरल डायरेक्शन में भी देख लें, तो लेटरल डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? अगर हम बात करें लेटरल डायरेक्शन में भी क्या होगा? हमारा स्ट्रेन जीरो होना चाहिए। मतलब सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई, ये क्या आएगा? जीरो निकल करके आएगा। ये क्या आएगा? जीरो निकल करके आएगा। और अगर ये जीरो निकल करके आ रहा है, सो तुम्हें एक बात समझ में आ रहा है, ई से ई सारे कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों एक साइड पे लेकर गए तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बन गया। अगर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बन गया तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 निकल करके आ जाएगा। यूयू टेस्ट की कंडीशन से यही बोलती है कि लेटरल डायरेक्शन होगी, हम बात करते हैं कि वॉल्यूम चेंज क्या है? जीरो। और वॉल्यूम चेंज जीरो मतलब कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं होगा। इसलिए वहां से हमने म्यू इज इक्वल टू कितना? सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो 11th नंबर का आंसर दे दो फटाफट से। 11th का आंसर दे दो फटाफट से, जल्दी से। In a composite system subjected to a temperature rise and when ends constrained to the remain together, अगर हम बात करते हैं दोनों ends को साथ साथ रखना है, the components having the lower value of coefficient will experience। So सुनो, अगर एक कंपोजिट बार बनाई, इसमें देखा क्या किया, यहां पर एक मटेरियल है जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 जिसका अल्फा 2 है। अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 से ज्यादा है। अगर मान लो टेम्परेचर राइज कर दिया और टेम्परेचर राइज कर दिया, सो ये वाला पैरामीटर भागने की कोशिश करेगा, ज्यादा लेंथ वाइज चेंज होगा। लेकिन नीचे वाले पैरामीटर में चेंजेस क्या होंगे? कम होगा, क्योंकि इसके लिए अल्फा कम है। लेकिन इन दोनों को साथ साथ, जितना पहला वाला बड़ा है उतना ही दूसरे वाले को भी लेकर के जाना है। सो इसके लिए एक इंटरमीडिएट कंडीशन चाहिए पड़ेगी या नहीं? और इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या होगा? ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा, और नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। यही होगा। तो यहां टेंशन आएगा, यहां कंप्रेशन आएगा। तो क्या बोल रहा है?
द कंपोनेंट हैविंग अ लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कौन है? अल्फा 2 रख रहा है। ये क्या एक्सपीरियंस करने वाला है? सो ये क्या एक्सपीरियंस करने वाला है? ये टेंसाइल फोर्सेस एक्सपीरियंस करने वाला है। कौन सी? टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करूंगा। ये टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल फोर्सेस एक्सपीरियंस करने वाला है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इन दोनों को एक साथ में इलोंगेशन होना है और साथ में हमारे कंप्रेशन निकल करके आना है। अगेन अगर डेल्टा टी की, डेल्टा एल की बात की तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। और अगर देखा जाए तो डेल्टा एल बाई एल कितना होता है? स्ट्रेन, तो कितना हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी निकल करके आएगा। और स्ट्रेन की बात करें तो सिग्मा अपॉन ई होगा या नहीं? तो ये कितने किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई। हैंस सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? ई अल्फा डेल्टा टी निकल करके आता है। मतलब स्ट्रेसेस देखें सो ई अल्फा डेल्टा टी निकल करके आ रही होती है। कितना? ई अल्फा डेल्टा टी निकल करके आ रही होती है। सो 11th नंबर का आंसर देखें हमने क्या लगाया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलो 12th का आंसर दो फटाफट से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? कितना इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, तो हमें गलत नहीं करना है, फोकस रहना है। तो कितना होगा? हम बात करें 150 निकल करके आता है। कितना? हम बात करें क्यूब होगा। अगर हम बात करें कंक्रीट का तो होगा 150, लेकिन अगर ये सीमेंट की बोल देते टेस्टिंग करना है तो कितना? 70 कहा जाता है। वो कितना होता है? 70 हम कहते हैं। उसमें 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा सरफेस एरिया होगा। ठीक है, वो सरफेस एरिया निकल के आता है। तो हम बात करें यहाँ पे 12th नंबर का आंसर क्या होगा? हमारा ये निकल के आया। 12th के बाद 13 का आंसर दो फटाफट से। इन अ ट्रस्ट, अगर हम ट्रस्ट में बात करते हैं, इट इज अज्यूम दैट द मेंबर्स आर ज्वाइंट बाय। अगर ट्रस्ट का अजम्पशन देखें सो मेंबर किससे ज्वाइंट होने चाहिए? मेंबर जो होने चाहिए पिन ज्वाइंट होने चाहिए। और जितनी भी लोडिंग होगी वो कहां होनी चाहिए? क्या किसी मेंबर पे आएगा? नहीं, मेंबर पे नहीं आएगा। लोडिंग हमेशा कहां पर होगी? ज्वाइंट पर होगी। जिसके कारण अगर हम देखें सो ट्रस्ट के मेंबर्स के अंदर एक्शियल फोर्स होता है, केवल और केवल बेंडिंग जनरेट नहीं हो रही होती है। बेंडिंग जनरेट नहीं हो रही होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा सही विकल्प। 13 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 14 का आंसर दो फटाफट से जल्दी। सुपर इलिएशन के बारे में बताना है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा है? काउंटर बैलेंस कर रहा है। फटाफट से आंसर दो। हो सकता है कई लोग इसमें आंसर गलत बताते हैं, है ना? क्यों? इसलिए बता देंगे गलत और बता भी रहे हैं। तो हम बात करें क्या होगा? इक्विलिब्रियम सुपर इल्यूशन पूछा है। और इक्विलिब्रियम सुपरइल्यूशन क्या होता है? अगर हम E प्लस एफ इज इक्वल टू कितना देखते हैं? वी स्क्वायर अपॉन 127 आर देखा जाता है। अगर इक्विलिब्रियम सुपरइल्यूशन की कंडीशन है तो एफ की वैल्यू कितना? 0। और हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके द्वारा काउंटर बैलेंस किया जाएगा? सुपर इलिवेशन के द्वारा काउंटर बैलेंस किया जाएगा। सो E इज इक्वल टू कितना आएगा? वी स्क्वायर अपॉन 127 आर निकल करके आएगा। अब कई लोग पूछेंगे सर ये 0.75 वाला कब यूज करते हैं? बेटा जब डिजाइनिंग की बात करते हैं तब 0.75 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। मतलब 75% ऑफ डिजाइन स्पीड तभी कंसीडर की जाएगी जब हम किसकी बात करेंगे? जब डिजाइनिंग की बात करें। और उस केस में भी पहला स्टेप क्या होता है? एफ की वैल्यू को 0 कंसीडर करना है। एफ की वैल्यू को क्या करना है? 0 कंसीडर करना है। ठीक है, सो 14 नंबर की बात करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 14 नंबर के लिए वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, चलो 14 के बाद 15 की बात करो फटाफट से। 15 का आंसर दे दो फटाफट से जल्दी से। A rectangular open channel of width 5 meter is carrying, अगर हम बात करते हैं क्या कर रहा है? Carrying a discharge of 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना? 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज लिए। एंड द फ्राउड नंबर ऑफ द फ्लो इज 0.80। द डेप्थ ऑफ द फ्लो बताओ कितना होगा चैनल का? चैनल का डेप्थ ऑफ फ्लो बताइएगा कितना होगा। सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो सिंपली हमें पता होना चाहिए क्या? अगर फ्राउड नंबर देखें तो फ्राउड नंबर कितना होता है? v अपॉन अंडर रूट जी वाई होता है। और v इज इक्वल टू कितना होता है? हम क्यू बाई ए निकल करके आएगा। और ये क्यू बाई ए क्या होगा? b इंटू वाई निकल करके आएगा। b क्या हो जाएगा? विड्थ और y हो जाएगा डेप्थ। तो ये वैल्यू सारी की सारी उठा करके यहाँ पे रखना है। एफ आर इज इक्वल टू कितना? q अपॉन अंडर रूट जी इंटू, हम बात करते हैं इंटू कितना? b इंटू कितना निकल करके आएगा? y पावर 3/2 निकल करके आएगा। अब ये 3/2 कैसे होगा? ये रूट y है और ये y निकल करके आएगा, y की पावर 3/2। अब यहां से y की पावर 3/2 निकालना है, कितना होगा? अगर ये देखा जाए तो कितना है? 0.80 है। ये देखा जाए तो कितना है? हम बात करें 100 मीटर क्यूब पर है। अगर सॉरी सॉरी सॉरी
100 मीटर क्यूब पर सेकंड से, और v की वैल्यू जो देखा जाए वो कितना है, b की वैल्यू जो निकल करके आ रही है वो कितना है, 5 मीटर है, और g की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड वैल्यू लगाएंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो y की वैल्यू जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 4 मीटर निकल करके आ रहा होगा। तो y की वैल्यू कितना आ रहा होगा, 4 मीटर निकल करके आ रहा होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक कर लेना हम, ठीक है। अगर फ्राउड नंबर, सुनो, अगर फ्राउड नंबर 1 होता है तो कौन सा फ्लो होता है, क्रिटिकल। फ्राउड नंबर लेस देन 1 होता है तो कौन सा होता है, सब क्रिटिकल। और फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या निकल करके आता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन निकल करके आती है। कौन सी, सुपर क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन निकल करके आ रही होती है। और ये सारा का सारा किसका क्वेश्चन है, ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है। इसे ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 16 नंबर का आंसर दो फटाफट से। Distance measured along one rivet line from the center of the rivet to the center of adjoining rivet on an adjoining parallel rivet line is, adjoining parallel rivet line is। अगर हम adjoining parallel rivet line में देखते हैं, so ये जो पैटर्न यहाँ पर डिफाइन है, वन रिवेट ऑफ लाइन ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट टू द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रिवेट, तो क्या निकल के आएगा, इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड रिवेट बोले, सॉरी स्टैगर्ड पिच बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड पिच यहाँ पर हम बोल रहे होते हैं। सो हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन जो होगा वो बी इज, 3 इज द राइट आंसर निकल के आएगा। तो 16 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 17 की बात करो फटाफट से, 17 की बात करो फटाफट से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलेट सीमेंट। ओपीसी के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी कौन रिप्रेजेंट करता है, सो ओपीसी के लिए जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करेंगे वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करता है 0.3। अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ओपीसी के लिए इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना लेते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी पी है तो उसके रिगार्डिंग सेटिंग टाइम के रिगार्डिंग कितना वाटर कंटेंट लिया जाएगा, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कंसिस्टेंसी के केस में। सो इस तरीके से रिवाइज करोगे ना, चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। सो रिवीजन जो हमें करना है वो कुछ इस तरीके से ही करना है कि चीजें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस के बेसिस पे रिवाइज कर सकें। तो एक बार में जैसे ही क्वेश्चन से आया तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आपने एक बार में रिवाइज कर ली, और यही सही तरीका निकल करके आ रहा होता है। कम टाइम में एफिशिएंट रिवीजन, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, ठीक है। तो 17 नंबर का आंसर जो निकल करके आ रहा है वो क्या है, 17 नंबर का आंसर जो निकल करके आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। चलिएगा 18 की बात कीजिएगा फटाफट से। वर्टिकल साइड्स ऑफ कॉलम्स मे बी स्ट्रिप्ड ऑफ। अगर वर्टिकल साइड ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो कब हम स्ट्रिप्ड ऑफ करते हैं, मतलब जब हम फॉर्म वर्क लगाते हैं तो उस केस में। अच्छा, फॉर्म वर्क का मेजरमेंट किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में जनरली, ठीक है। जनरली हम किसमें, मीटर सरफेस एरिया के फॉर्म में, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होगी, ठीक है। सो फॉर्म वर्क की बात करेंगे कंडीशन। अगर हम देखें वर्टिकल साइड्स ऑफ हम के कॉलम्स में भी स्ट्रिप्ड ऑफ, अगर वर्टिकल साइड की बात करेंगे कितना, 1 से 2 डेज के अंदर आप इसको स्ट्रिप्ड ऑफ कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर देखें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो देखो, अगर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग देखते हैं, सो क्लॉज नंबर 11.3.1 के अकॉर्डिंग मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग द फॉर्म वर्क, हम बात करते हैं सेलवी कितना, वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम वॉल्स एंड बीम्स कितना होगा, 16 से 24 आवर्स, यानी 1 से 2 डेज निकल के आएगा। सोफिट फॉर्मवर्क टू द स्लैब, अगर स्लैब का सोफिट फॉर्मवर्क देखें तो कितना, 3 डेज निकल करके आता है। अगर हमने सोफिट फॉर्मवर्क टू बीम देखा तो 7 डेज निकल करके आएगा। प्रॉप्स टू स्लैब्स हम स्पानिंग अप टू द 4.5 मीटर 7 डेज आएगा, और प्रॉप्स टू स्लैब स्पानिंग मोर देन 4.5 मीटर तो कितना आएगा, 14 डेज निकल करके आ रहा होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा, एज पर द क्लॉज कंडीशन, एज पर द क्लॉज कंडीशंस, ठीक है। सो हमारा 18 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो 19 का आंसर दो। बल्ब एंगल्स आर यूज्ड, अगर बल्ब एंगल्स की बात करता हूं तो बल्ब एंगल्स कहां पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो बल्ब एंगल्स की बात करूंगा तो बल्ब एंगल जो यूज किए जाते हैं वो शिप बिल्डिंग के केस में हम यूज कर रहे होते हैं। बल्ब एंगल की बात करें कहां पर, शिप, अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग का केस लेकर के आएंगे तो वहां पर हम बल्ब एंगल को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो 20 नंबर का आंसर दे दो फटाफट से। द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इज नोन एज, आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में ऊपर उठा देना, सो दैट किसको बैलेंस कर सके,
मेनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सकें। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल रहे होते हैं हमारा सुपर एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सरफेस पर रोल होगा तो उस समय जो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा उसको क्या बोला जाएगा? रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है। फ्रिक्शन का आपको पता है और कर्व आपको पता है, किस लिए? पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक और व्हीकलर ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कर्व। तीन तरीके होते हैं जनरली, लो और मीडियम और हाई माउंटेबल कर्व निकल करके आते हैं। लो के लिए जो वैल्यू आती है वो पेमेंट के ऊपर कितनी आती है? 10 सेंटीमीटर। मीडियम के लिए कितना? 15। और हम बात करते हैं हाई के लिए 20 सेंटीमीटर तक निकल करके आ रही होती है। तो ये हमें ध्यान रख। ठीक है। चलो, तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 21 का आंसर दो फटाफट से। बिल्डिंग मटेरियल फॉर द गॉज्ड मोटार इज। अगर गॉज्ड मोटार की बात करते हैं तो गॉज्ड मोटार के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल निकल करके आता है वो क्या होता है? अगर गॉज्ड मोटार की बात करेंगे तो क्या लाइम होगा? नहीं। अगर केवल लाइम और हमारा क्या हुआ, हमारा सैंड हुआ, तो वो लाइम मोटार हो जाएगा। अगर सीमेंट और सैंड हुआ तो क्या होगा? सीमेंट मोटार। लेकिन अगर लाइम और सीमेंट दोनों ही प्रेजेंट है, किसके साथ? सैंड के साथ, तो ऐसे मोटार को क्या बोला जाता है? गॉज्ड मोटार बोला जा रहा होता है। कैसा बोला जाता है? गॉज्ड मोटार हम बात करते हैं, बोला जा रहा होता है। 21 नंबर का आंसर। 22 नंबर का आंसर, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। अगर हमने बात किया है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे तो किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्या सैंड कंटेंट के? नहीं। वाटर सीमेंट के? नहीं। अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट रेशियो के? नहीं। तो किसके होगा? सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल करके आती है। सो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे क्या होगा? सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल करके आएगा। सो 22 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल अज्यूम्स दैट द रिटेन्ड अर्थ। अगर हमने बात किया है रिटेनिंग वॉल की डिजाइन कर रहे हैं, सो हमारा डिजाइनिंग में क्या अजम्पशंस माना जाएगा? सो अजम्पशंस पहला तो माना जाता है क्या होता है? ड्राई होता है। द डिजाइन इन द रिटेनिंग वॉल अज्यूम्स दैट द रिटेन्ड अर्थ इज द ड्राई। दूसरा, अगर हम बात करें, सॉरी यहां पर नहीं लगाते, ड्राई होगा। फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, बिल्कुल होगा। इज नॉन कोहेसिव, बिल्कुल हम बात करें नॉट कोहेसिव। कोहेशन लेस सॉइल होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो क्या माना जाता है? जो वर्टिकल हम बात करते हैं रैंकाइन थ्योरी में देखा जाएगा, तो बैक जहां पर हम बात करें सॉइल को फिलअप करेंगे या मटेरियल रिटेन करेंगे, वो हमारा क्या माना जाता है? स्मूथ माना जाता है। और कैसा माना जाता है? वर्टिकल माना जाता है। जबकि कूलाम्स थ्योरी में क्या होगा? रफ माना जाएगा और इंक्लाइंड भी पॉसिबल हो सकता है। कैसा पॉसिबल हो सकता है वहां पर? इंक्लाइंड भी पॉसिबल वहां पर निकल करके आ सकता है। इसलिए हम सॉरी इसलिए हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही विकल्प निकल करके आएगा, क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर सही हो जाते हैं। ठीक है। चलो, और अगर आप कोर्स एनरोल करते हैं तो वैभव कोड के साथ एनरोल कीजिएगा, जिससे आपको मिलेगा सुपर कोचिंग के किसी भी कोर्सेज पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है। तो वैभव कोड के साथ एनरोल करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलो, 23 नंबर की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे 24 नंबर में। The rise and fall method of reduction of level provides a check on। rise and fall method की बात करेंगे, किस पर चेक प्रोवाइड करते हैं? तो rise and fall में क्या होता है? समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। सॉरी, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड, फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल इज इक्वल टू कितना होता है? समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। सो अगर देखें तो तीनों पर चेक प्रोवाइड करता है, किस पे? बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। बट यहां पर ऑप्शंस जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में पूछा गया तो किस पे? केवल दो पर ही, बैक साइड और फोर साइड पर ही क्या करता है? चेक प्रोवाइड करता है, और बाकी जगह पर चेक प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। तो 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। 25 का आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट की बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब के अंदर, किस लिए, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं? किसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं? सो क्या लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल सही बात है। श्रिंकेज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल सही बात है। तब ये सभी के सभी सही होगा, इसलिए क्या होगा? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट निकल करके आएगा। क्या होगा? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट निकल करके आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही विकल्प निकल करके आ जाएगा। ठीक है। चलो, 26 नंबर, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिएगा। क्या बोल रहा है? द कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अगर हाइड्रेशन नहीं होगा, वाटर ऐड नहीं करेंगे कंक्रीट में, हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेशन नहीं होगा तो स्ट्रेंथ नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या होगा?
क्या क्या कंक्रीट किसी काम की है? सो हम बात करते हैं कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाइड्रेशन, तो बिल्कुल सही बात है, हाइड्रेशन के कारण होगा। दूसरा, कंक्रीट कॉज्ड एट अ टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड गेन स्ट्रेंथ अप टू द 28 डेज, बिल्कुल सही बात है। जो कंक्रीट होता है वो कितना अप टू 28 डेज तक अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता रहता है। नेक्स्ट, द कंक्रीट डज नॉट सेट एज फ्रीजिंग पॉइंट, तो बिल्कुल सही होगा। ये भी क्या होगा, तो हम बात करेंगे कंक्रीट हमारा फ्रीज नहीं हो रहा होता है, तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, चलो 27 नंबर का आंसर दे दो फटाफट से। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिएगा। क्या बोल रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ द सरफेस मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात है। कैपिलरी के कारण जो होगा पार्टिकल के चारों ओर एक थिन सरफेस लेयर फॉर्म हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा क्या होगा, स्ट्रक्चर डिस्पर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कारण से क्या होता है, हमारा बल्किंग ऑफ सैंड होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, फाइन सैंड बल्क्स मोर देन द कोर्स सैंड, बिल्कुल सही बात है। फाइन सैंड में बल्किंग सबसे ज्यादा, देन मीडियम सैंड, फिर हम बात करते हैं कोर्स सैंड में निकल करके आएगा। नेक्स्ट, with 10% moisture content by weight the bulking of sand is increased by 50%, सही है। 10% मॉइस्चर कंटेंट हम बात करते हैं बाय वेट, बल्किंग ऑफ सैंड कितना 50% तक इंक्रीज हो सकता है। सो हमारे सारे के सारे विकल्प क्या हो गए हैं, सही हो गए। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट ऑप्शन निकल करके आएगा। तो 27 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 28 नंबर, maximum allowable limit to that a measurement may vary from the true value is known as, from the true value, अगर हम true value से वेरी कर सकते हैं तो वो क्या निकल करके आएगा, ट्रू वैल्यू से जो मैक्सिमम परमिसिबल देते हैं वो कितना निकल करके आता है, वो परमिसिबल एरर कहा जाता है। रेजिडुअल एरर क्या होता है, जो हमेशा चाहे कितना भी अच्छा प्रेसिजन ले लें, चाहे कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी ले, कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो, बट हमेशा रह जाएगी जो रेजिडुअल एरर। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस, हम बात करते हैं क्या निकल के आएगा, हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है वो हमारा रेजिडुअल एरर निकल करके आएगा। क्या आएगा, रेजिडुअल एरर निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, तो 28 नंबर की बात करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर की बात करेंगे। सो 29 नंबर एक काम करना, होमवर्क में लिख लो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करना है। थोड़ी सी छोटी क्लास है, बाकी अब क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो परेशान मत होना है, बस फोकस रहना है कि हमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। क्या करना है, कंसिस्टेंसी हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ये सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, अगर हम यूट्यूब चैनल देखते हैं यहाँ पर सुपर कोचिंग AJEY टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर जैसे ही आप जाते हो, सो यहाँ पर आपको ये पूरा चैनल मिल जाएगा। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जो अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कोई भी क्लास है मेरी, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको, तो सबसे पहले तो इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से AEJE, अगर हम बात करते हैं वैभव सर का टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ से वैभव सर का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां आपके लिए सारी चीजें मिल जाती है, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे AEJE के लिए, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ से एनरोल कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, ये सारे बैचेस मिलते हैं। SSC JEE हम बात करते हैं मिशन सिलेक्शन 2.0 बैच, हम बात करते हैं SSC JEE CBT 1 CBT 2 क्रैश कोर्स, हम बात करते हैं RRB JEE वंदे भारत मैच, AJEE सफलता बैच, ये सब कुछ मिल रहे होते हैं। बस यूज करना है आपको डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड वैभव। ठीक है, वैभव कोड, एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 4428 में आपको PYQ बुक के साथ ये कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो आप एनरोल कर लिएगा अपने आप को, क्योंकि जल्दी इस फाइल स्टार्ट करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं आपके। तो देर किस बात की है, अपने आप को एनरोल करो सुपर कोचिंग के साथ और अपनी प्रिपरेशंस को ले जाओ एक सुपर प्रिपेयर मोड में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। जाते जाते सेशन को शेयर और लाइक कर देना, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड लव यू गाइस।